नमस्कार दोस्तों। भाइयों बहनों, आप सभी लोगों के लिए बहुत खास टॉपिक है इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं इस वीडियो में, एक बहुत ज़्यादा खास। वो ये है कि भारत देश में आईएएस ऑफिसर्स के रैंक कौन कौन से होते हैं। सपोज़ आप कल को यूपीएससी एग्ज़ाम निकाल कर आईएएस बन गए, तो उसके बाद आपको कौन सा रैंक मिलेगा। क्या आप सोचते हैं कि आप सीधा डायरेक्ट जॉब लेते ही एक डीएम बन जाएंगे, या एक एसडीएम बन जाएंगे, या एक जॉइंट सेक्रेटरी बन जाएंगे, या फिर भारत देश के अंदर ही आप सीधा रिक्रूट होते ही कैबिनेट सेक्रेटरी सेक्रेटरी बन जाएंगे? क्या आप ऐसा सोचते हैं? तो वही चीज़ मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। एक एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी इंसान अगर भारत देश में सबसे पहले अ, अपना यूपीएससी का प्रीलिम्स मेंस निकाल के, इंटरव्यू निकाल के, उसके बाद उसको ट्रेनिंग के लिए जाना होता है। और ट्रेनिंग पूरा करने के बाद क्या उसको उसकी मन मर्जी का कैडर मिलता है या नहीं, और कैडर कैसे अलॉट होता है ये। और तीसरा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट वो ये कि उसकी पोस्टिंग जिधर भी हो रही है पूरे भारत में, कहीं पर भी, उसकी बिहार में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, गोवा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, वेस्ट बंगाल में, या फिर तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, मतलब साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, पूरे भारत में कहीं पर भी उसका पोस्टिंग हो रहा है। तो वो कैसे हम ये पता कर सकते हैं कि उसको कौन सा पोस्ट मिलेगा। कहने को ये सारे आईएएस होंगे, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कर रहे होंगे, मतलब कि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशंस हैं ये सारे, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ये सारे के सारे, मतलब कि इनकी जिम्मेदारी है ये सब संभालना एरियाओं के अंदर। ठीक है। एक्चुअल में हर एक आईएएस मेनली शुरुआती तौर पर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पोस्ट होता है, धीरे धीरे उसका पोस्ट बढ़ता जाता है। और आप देखेंगे कि एक समय पर वो पूरे देश, पूरे भारत देश, कितना बड़ा देश है आप भी जानते हैं, 30 लाख किलोमीटर जितना बड़ा देश है। और उस देश में उसको कैबिनेट सेक्रेटरी का पोस्ट भी मिलता है। ये पोस्ट कोई ऐसा आसान सा पोस्ट नहीं होता, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोस्ट है। कैबिनेट सेक्रेटरी मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, कल को अगर भारत देश का प्राइम मिनिस्टर को किसी चीज़ का राय चाहिए होगा, किसी डिसीजन पर वो फंस रहा होगा, कोई भी भारत देश का प्राइम मिनिस्टर बनता है, कोई भी हो, कल को कोई और बने, फिर कोई और बने, और कल को उस प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, उसको लगता है उसको किसी के सजेशन की ज़रूरत है, उसको लगता है कि कोई वो किसी से राय ले, तो यहाँ पर सबसे पहले वो कैबिनेट सेक्रेटरी से ही पूछेगा। ठीक है। तो वो कैबिनेट सेक्रेटरी शुरुआती तौर पर पहले वो इंसान आईएएस रहा होता है, और बाद में वो कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है। ठीक है। तो मैंने जैसा कहा भी था, मैं आपको प्रिपरेशन भी करा रहा हूँ इन एग्ज़ाम्स की। और इनकी ही नहीं, हर एक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही है इस चैनल पे। और दुनिया की हर एक चीज़ की प्रिपरेशन चल रही है। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो करो ज़रूर। बहुत ज़रूरी चीज़ें हम यहाँ लाते हैं आप लोगों के लिए, तो वो चीज़ तो आपको करनी बनती ही है। अब नेक्स्ट मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आईएएस के सारे रैंक कौन कौन से होते हैं। शुरू में पोस्टिंग होते ही उसको कौन सा रैंक मिलता है, फिर धीरे धीरे उसका प्रमोशन होते होते वो कौन सी रैंक तक जाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी क्या होता है, वो फिर कभी हम दूसरे वीडियो में ले लेंगे। तो आप अगर भारत में हो, आप अगर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, बिहार, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, या भारत देश के किसी भी यूनियन टेरिटोरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में, या भारत देश के किसी भी राज्य में, या किसी भी ऐसे एरिया में रहते हो जो भारत देश के अंदर लोकेट करता है, मतलब भारत के अंदर आता है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखो। मैं आपको बता देता हूँ सारे के सारे आईएएस ऑफिसर रैंक कौन कौन से होते हैं, मतलब पहले कौन सा रैंक मिलेगा, फिर कौन सा मिलेगा, और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते आप कौन सी रैंक तक पहुंचेंगे। मतलब ऑल टाइप ऑफ रैंक्स ऑफ आईएएस ऑफिसर इन भारत इधर डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं समझता हूँ कि अगर मैं आपको यहाँ पर ये सब बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे और आपको आगे काम आएगा। अब यहाँ पर सिर्फ आईएएस के लिए ही नहीं, बल्कि आईपीएस और आईएफएस के भी मैं आपको रैंक बता दूंगा इसी वीडियो में। हम सिर्फ बार बार से जान लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम इस वीडियो में सिर्फ आईएएस का ही रैंक डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग। आईएफएस और आईपीएस का नहीं कर रहे डिस्कस, वो हम फिर
नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि हम हर एक वीडियो स्पेसिफिक टॉपिक पर लाते हैं, ये मैंने कई बार बताया है। तो इसीलिए आप इस बात को समझिए। देखिए ये जो पोस्ट है आप सुन रहे हैं, ये ऐसी पोस्टें होती है जिनकी बहुत बड़े बड़े एरियाओं की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हो तो मैं आपके साथ byju's.com, इसके साथ साथ blog डॉट फिनोलॉगी फिनोलॉगी.com से, उसके अलावा एक आपका eliteias.com वेबसाइट है, .in है, हालांकि भारत में ही एसेसिबल है, तो इससे भी मैं डिस्कस कर दूंगा ये, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है। तो आपको अगर दूसरे देश से भी एसेस करके समझना है इसके बारे में, तो बायजूस वेबसाइट आप रशिया से और चाइना, और उसके अलावा इसके अलावा आप एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अंटार्कटिका, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और साउथ और नॉर्थ अमेरिका, मतलब पूरे दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट या किसी भी एरिया से एसेस कर सकते हो। ठीक है। अब इस वीडियो के नीचे मैंने आपको कुछ कूपन कोड वगैरह दिए हैं, रेफरल वगैरह दिए हैं, जिससे आप कहीं भी कभी शॉपिंग करने जा रहे हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी भी शॉपिंग वेबसाइट से, चाहे मिंत्रा हो और मीशो हो या अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, इसके अलावा ग्रोसरी के बहुत से प्लेटफॉर्म है, सपोज़ क्रोमा है या अलग अलग जगहों पे, तो इसके लिए मैं आपको डिस्काउंट के लिए कोड दूंगा, इसके साथ साथ रेफरल कोड दूंगा, जिसको आप यूज़ करके डिस्काउंट ले सकते हो। ठीक है। तो इस वीडियो में हम हिरारकी जान लेते हैं, आईएएस का सारा हिरारकी इस वीडियो में आपके लिए। तो सबसे पहले, अब ये वीडियो सिर्फ एंटायर भारत के लिए खास है, यानी कि सिर्फ एंटायर भारत के लोग, यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, दिल्ली और इसके अलावा हरियाणा के, और दूसरा एरिया आपका असम है और महाराष्ट्र है, गुजरात है। कहने का मतलब ये है भारत वालों के लिए ही खास है, क्योंकि आईएएस वही बन सकते हैं, क्योंकि नेशनैलिटी भी ये लोग मांगते हैं, मतलब जो इंडिया के बाहर का होता है उसको नहीं बनाया जाता आईएएस। तो इसीलिए आप भारत के हैं तो आप समझिए ये सारी बात, और सब्सक्राइब डेफिनेटली करना है। टू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, आप भूले नहीं, सुन लीजिए हिंदी में भी। ठीक है। आपको करना ही है, और लाइक शेयर भी करना ही है, कमेंट में नए टॉपिक ड्रॉप करने ही है, और इस वीडियो के बारे में मेरे को बताना है कैसा क्या लगा, और अपने बारे में भी बताएं, आप कहाँ से सुन रहे हैं ये वीडियो, किधर से देख रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, मतलब किस जगह से। ठीक है। मतलब किधर रह रहे हैं वहाँ से, वो बताना है, और किस एग्ज़ाम की तैयारी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पर वीडियोस इस चैनल पर चाहिए, वो आपको डेफिनेटली कमेंट करना होगा। अब यहाँ पर जितने भी 3 टैब खुले हुए हैं वेबसाइट के, ये तीनों इस वीडियो के नीचे दे दिए गए हैं, तो आप वहाँ से एक्सेस कर लेना, मैं सबसे यही कहूँगा। और सब्सक्राइब वगैरह तो कर ही लोगे, और अगर आप दूसरे देश से भी हो तो आप समझ लो आपके देश में भी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज यानी सिविल सर्वेंट्स आपके देश में भी रिक्रूट होते होंगे, तो आपके वहाँ के लिए भी पुलिस और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन हम करा देंगे। ठीक है। तो मैंने वही कहा, आप तो टेंशन ना लें, आप किसी भी कंट्री के हैं मैं प्रिपरेशन करा दूंगा। जनरली दूसरे देशों के लिए हो सकता है वहाँ पर सारा पेपर इंग्लिश में आता हो, क्योंकि हिंदी में तो भारत में फिर भी दे देते हैं, दूसरे देश में टोटली इंग्लिश में आता हो पेपर, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं इसके लिए ऐसा करूँगा कि दूसरे देश के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन या दूसरे टॉपिक्स वो इंग्लिश में ले लूँगा, जिससे कि आपका तैयारी हो जाए, है ना। और हिंदी तो हमारा चलता ही है, हिंदी इंग्लिश तो हमारा भारत वालों के लिए चलता ही है, और बाकी हम और अलग से देख लेंगे। ठीक है। तो सारे पॉइंट सबको समझ आ रहे हैं, ये मैं समझ रहा हूँ ऐसा आपकी तरफ से। और पहले ये सारी बात ध्यान से सुनो। देखो हाईयर रैंक कौन सी होती है एक आईएएस के अंदर, तो मैं आपको बता दूं, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है एट द सेंट्रल लेवल, और उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी होता है कि स्टेट लेवल पर, ये हाईएस्ट रैंक होता है। मतलब आप इतना याद रखो, भारत देश के अंदर, राज्यों के अंदर और पूरे देश के अंदर एक आईएएस, एक आईपीएस और एक आईएफएस जैसे ही पोस्टें होते हैं, जो कि एक स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक टॉप पे जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल में बता रहा हूँ, बाकी तो चाहने को तो आप एक पॉलिटिशियन बन के भी सीएम और पीएम बन सकते हैं, चाहे तो आप इलेक्शन कंटेस्ट करके एक पीएम बन जाएं, एक सीएम बन जाएं, एमएलए एमपी वगैरह इंडिया से बन सकते हैं। ठीक है। हालांकि उसमें कोई क्वालिफिकेशन लिमिट नहीं है, आप 10th 12th हो, 11वीं पास हो या 9वीं 8वीं पास हो, या पढ़ाई लिखाई उतनी ना भी करी हो,
तब भी आप वो पोस्ट ले सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं। हालांकि आपको अगर गवर्नमेंट जॉब की साइड में टॉप पोस्ट पर जाना है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट नहीं है कि आप पॉलिटिशियन बने, और आपका इंटरेस्ट है कि आपको देश के अंदर कुछ बड़े पोस्ट पर जाना है ऑफिशियली, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के तरीके से, तो आप भारत देश के अंदर तो इसी तरीके से जा सकते हो। या तो आप आईएएस बन जाओ, या आईपीएस बन जाओ, या आईएफएस बन जाओ। अगर आप एक आईएफएस बनते हो तो आप एक फॉरेन सर्विस में जाओगे, ठीक है। फॉरेस्ट सर्विस अलग होता है, आप आईएफएस के लिए फॉरेस्ट सर्विस में जाते हैं, आईपीएस से पुलिस सर्विस में जाते हैं, और आईएएस से एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में, और आईएफओएस मतलब कि फॉरेन सर्विस, ठीक है। इस तरीके की पोस्टें हैं। ये यूपीएससी इसमें कमीशन बना दिया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से ही एग्ज़ाम निकाल के इंसान वहाँ पहुँचता है, ठीक है। ये तरीके होते हैं। इस ये सारे ग्रुप ए की पोस्टें होती हैं, मतलब कि सीनियर पोस्ट, और सारी गैजेटेड पोस्ट होती हैं। इसके अलावा आप गैजेटेड पोस्ट के लिए एसएससी के सीजीएल जैसे एग्ज़ाम की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें फिर ग्रुप बी और सी हो जाएगा, मतलब कि पोस्ट का लेवल भी गिर जाता है, और सैलरी भी गिर जाती है, और जो आपका वैल्यू होगा वो भी गिर जाएगा। क्योंकि एक जो एक आईएएस आईपीएस और आईएफएस और आईएफओएस ऑफिसर का जो एक वैल्यू होता है, एक सैलरी होता है, जो उसके बेनिफिट पर्क्स और पावर्स होते हैं, ठीक है, वो सब उसका लेवल ऊपर होता है, और बाकी जो ग्रुप बी और सी होते हैं उनका नीचे होता है। क्योंकि ये बना दिया है पहले से ही ग्रुप ए बी सी, तो उस तरीके से चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा आपको ध्यान रखना है। मैं इस वीडियो के अंदर आईएएस ऑफिसर की जितनी भी रैंकें होती हैं वो सारी डिस्कस कर देता हूँ, फ्रॉम इनिशियल टू टॉप, मतलब इनिशियल टू फाइनल, मतलब बॉटम टू टॉप जाएंगे, मतलब शुरू में पोस्टिंग होते ही कौन सा पोस्ट मिलता है, और एंड तक आप जाओगे तो कौन सा पोस्ट मिलेगा वो डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है मैं इतना बता दूंगा तो सबको समझ आ जाएगा कि हमने अगर यूपीएससी पेपर निकाला और ट्रेनिंग करने के बाद हम पोस्ट जब होंगे तो किधर कौन कौन सी पोस्ट पे होंगे, कौन सी पोस्ट पर पोस्टिंग होगी, और बढ़ते बढ़ते हम किस पोस्ट तक पहुंचेंगे, ये हमें पहले से पता लग चुका होगा, ठीक है। ये चीज़ इसलिए काम आएगी। अब यहाँ पर ये सब आप लोगों को ध्यान रखना है, अपने पास ये सारे आर्टिकल्स जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो पूरी डिटेल्स यहाँ पर बनाई गई है, इसको डिस्कस कर रहा हूँ, इसको पढ़ना ज़रूरी है। आपको प्रिपरेशन भी कराऊंगा मैं, उसकी चिंता आप ना करें, वो सब भी आपके लिए आएगा, ठीक है। तो अब हमारे सामने एक वेबसाइट है दोस्तों, जहाँ पर एक ब्लॉग बनाई गई है, ब्लॉग है आईएएस हिरार्की बताया है। हिरार्की मतलब डेजिग्नेशंस एंड पोस्ट, मतलब कि कौन सी पोस्ट मिलेगी और उस पर क्या क्या सैलरी होगी, और वो पोस्ट का नाम क्या होगा। डेजिग्नेशन मतलब होता है जैसे कि पोस्ट का नाम क्या है और उस पर वर्क क्या होगा, वो सारा इन लोगों ने बता रखा है। तो यहाँ पर देखो, तो ये इन्होंने 2023 की 27 जनवरी को ही डाल दिया था, इस आर्टिकल को, इस ब्लॉग को डाल दिया था, और 1 लाख प्लस व्यू भी हो चुके हैं इसके ऊपर। तो मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगी, और चाहो तो आप यहाँ से हाईएस्ट रैंक देख लेना कौन सी होती है। तो ये सब मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, और उसके बाद हम आपको कुछ और पोस्ट भी बताएंगे, कुछ और भी चीज़ बताएंगे, कैडर कैसे अलॉट होता है, ठीक है। आप देखिए, हर कोई भारत देश में इतना तो जान ही गया है कि उसको अगर एक आईपीएस आईएएस और आईएफएस या आईएफओएस बनना है, तो उसके लिए उसको करना क्या है, उसको इंडिया देश में यूपीएससी का प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू देना है, और एक आईएएस के लिए तो उसको ट्रेनिंग के लिए चला जाना है उत्तराखंड के लब्बासना में चला जाना है उसको, एल लाल बहादुर शास्त्री यानी LBS लब्बासना NAA, यहाँ उसको जाना होता है, और उसका 6 महीने 8 महीने उसको इस तरीके का टाइम पीरियड होता है, फिक्स होता है वहाँ पे, और उतने टाइम उसका ट्रेनिंग होगा, और ट्रेनिंग के बाद वो सीधा उसको कैडर अलॉट करके भारत के किसी एरिया में उसको पोस्ट कर दिया जाता है उस कैडर में, और वहाँ वो पोस्ट होके उस पोस्ट को संभालता है, और धीरे धीरे प्रमोशन होता 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 वो एक समय पे चीफ सेक्रेटरी तक बनता है। पूरे एंटायर भारत का होता है एक, और एक पोस्ट उसमें होता है स्टेट लेवल का। दो तरीके से पोस्ट हायर इसमें जाते हैं, तो मैं दोनों इसमें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो उसकी चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ और होती है इसमें, जब लोगों का ट्रेनिंग चल रहा होता है वहाँ पर एकेडमी में, तो उस समय पे लोगों को प्रैक्टिकली एक एसडीएम या डीएम आप जब बनोगे आगे चल के, तो कैसे काम करता है वो सब भी सिखाया जाता है। मतलब प्रैक्टिकली आपको कोई पहले से ही ऑफिशियल बंदा होगा जो वहाँ से पहले से ही उस ऑफिसर होगा, वो ले जाके आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा है
कि ये देखो इस तरीके से वर्क होगा, ऐसे ऐसे ये सब होगा, वो करके बता रहा है। समझ रहे हो, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए, मतलब प्रैक्टिकली आपको पता लगे कि कैसे क्या करना होगा। तो ये सब चीज़ वहाँ होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इन सब के लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिए हैं, तो वहाँ से एक्सेस कर लेना है। यहाँ पर एक फिनोलॉगी वेबसाइट मैं आपको प्रेफर करूँगा कुछ वर्क के लिए, बाय जूस भी प्रेफर कर दूंगा, बाय जूस, और इसके अलावा इलाइट IAS, ये तीनों ही, ठीक है। अब ये सब तो आप कर ही लेंगे, और अगर आप कहीं से भी सुन रहे हैं मुझे बताएं किधर से आप देख रहे हैं। अब IAS हिरार्की डेजिग्नेशंस एंड पोस्ट में आपको बता दूं, तो अब इस एग्ज़ाम के बारे में मेरे को लगता नहीं है मैं बताऊं, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो व्हाट इज़ द IAS? तो IAS आप जानते होंगे, एक ऑल इंडिया सर्विस होता है, इसका नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। मतलब कि ये लोग सिविल सर्वेंट होते हैं, मतलब ये लोग नौकर ही हैं, ये सरकार में नौकर हैं, एक सर्वेंट हैं, सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। बट ये लोगों का पोस्ट बहुत बड़ा है, मतलब इनको नौकरी करनी है, इन लोगों को लोगों की रक्षा करना लोगों की नौकरी ही है। लेकिन इनकी नौकरी बड़े लेवल की है, पावर वाली नौकरी है, बड़ी पोस्ट होती है। जब एक आप IAS एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं ना, क्रैक करने के बाद आप एक्सेप्ट द सर्विस, फिर आप सर्विस को एक्सेप्ट करते हैं और आप एक ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करते हैं। शुरुआती तौर पर यहाँ पर UPSC एक वो करता है, प्रोबेशनरी पीरियड रखता है। हर जॉब पर मोस्टली गवर्नमेंट सेक्टर में एक प्रोबेशनरी पीरियड रखा गया है, मतलब कि आप उस समय पे देखे जा रहे हैं कि आप कैसा काम कर रहे हैं। क्या आप अभी इस समय पे आप एक नौसिखिया की तरह काम कर रहे हैं, आप एक प्रोबेशनरी पीरियड में हैं। आप अगर तब सही काम कर लेते हैं और उस पीरियड को सही से निकाल देते हैं, तो उसके बाद एक परमानेंट पोस्टिंग हो जाता है पोस्ट पे। मतलब आपकी सबसे पहले आप एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, मतलब DM डिविजनल मजिस्ट्रेट से नीचे होते हैं, आप SDM होते हैं प्रोबेशनरी पीरियड में। और उसके बाद ही आप एक SDM एक्चुअल वाले बनते हैं। उसके बाद प्रोबेशनल पीरियड ख़त्म होते ही आपको बना दिया जाता है, एक ज़िले के अंदर आपको DM बनाया जाता है, जिसको लोग कलेक्टर कहते हैं भाई कलेक्टर आ गया, कलेक्टर आ गया। बेसिकली कलेक्टर क्या है, कुछ कलेक्ट कर रहा है क्या वो? नहीं। DM मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिले की सारी समस्याओं को देखेगा। देश के, भारत देश के अंदर कितने ज़िले हैं? 700-800 करीब आई थिंक शहर हैं। शहरों की बात कर रहा हूँ, शहर लगभग 700 से 800 हैं। पूरे एंटायर भारत में लगभग 700 से 800 सिटीज़ हैं, पूरे एंटायर इंडिया में। तो DM का काम क्या है कि एक ज़िला होता है, उस पूरे ज़िले की समस्याओं को देखेगा वो। क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की समस्या है? क्या वहाँ पर लोगों को खाने पीने की समस्याएं हैं, दवाइयों की समस्याएं हैं? क्या कोई वहाँ पर स्मगलिंग हो रही है? क्या कोई बड़ी बड़ी डीले हो रही हैं, या कोई दूसरे कांड हो रहे हैं? उसको देखना है। मतलब मेन प्रियोरिटी उसका ही है कि वो पूरे ज़िले को मेंटेन करके रखे, ये उसको संभालना है। ये इसमें सीन रहता है। एक DM जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि लॉ और ऑर्डर, मतलब सारे जितने भी सरकार लॉ बना रही है, जो भी सरकारी लॉ बन चुके हैं पहले से और नए बन रहे हैं, और जितने भी ऑर्डर हमें सरकार की तरफ से मिल रहे हैं, उसको बिल्कुल तरीके से इम्प्लीमेंट करें हम उन एरियाओं में। और ये सब एंड हेड्स द पुलिस एंड प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पुलिस के भी, मतलब जिले की पुलिस इनके इनके हिसाब से चलेगी, समझ रहे हो। मतलब IAS जो होता है वो पुलिस से भी ऊपर है। मतलब जिले की पुलिस, अगर मान के चलिए आपके जिले के, पूरे जिले के अंदर जो पुलिस में सबसे ऊपर वाला बंदा होगा, पुलिस का सबसे हेड इंसान जो होगा आपके जिले का, उसको भी ये लोग डायरेक्ट करेंगे, समझ रहे हो। एक IAS एक DM बनने के बाद पुलिस से भी ऊपर होता है उस जिले पर, ठीक है। आप किसी, इनको DM कह लो या कलेक्टर कह लो, एक बात है। प्रोबेशनर पीरियड के बाद इस आर्टिकल में ये लिखा है कि आप एक DM बन जाते हैं, और ही इज़ द चीफ ऑफिसर होता है ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब कितना सारा पैसा बन रहा है, रेवेन्यू आ रहा है हमारे पास। एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो भी ज़मीनों पर रेवेन्यू आना होता है, सरकारी ज़मीनों पर जितना भी रेवेन्यू आएगा, मतलब पूरे ज़िले में जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं, चाहे कोई भी विभाग है, कोई भी ऑफिस चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, जितना भी लैंड लैंड पर जितने भी ऑफिस चल रहे हैं पूरे ज़िले में, उससे रेवेन्यू का कलेक्शन करना और कलेक्टर का काम है, ठीक है। इवन द हाईएस्ट रेवेन्यू जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट, जिले के अंदर सबसे बड़ी जुडिशियल अथॉरिटी भी इनको ही संभालनी होती है, मतलब हाईएस्ट रेवेन्यू जुडिशियल अथॉरिटी भी जिले की इनके ही हाथ में होती है, ठीक है। इन टर्म फॉर सच एन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल कैन लास्ट फॉर सेवरल ईयर्स, आफ्टर विच द IAS ऑफिसर में बी प्रमोटेड टू डिविजनल। मतलब देखा गया है
कुछ पिछले सालों से हम ऐसा देखते आ रहे हैं, कुछ ऐसे 5-7 साल से पहले, 5 या 10 साल पीछे अगर हम जाएं तो वहाँ से हम ये देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो आईएएस को प्रमोट करके डिविजनल कमिश्नर बना रहे हैं, पुट इन चार्ज बना रहे हैं, इंचार्ज बना रहे हैं ऑफ द एंटायर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। मतलब हम मानते हैं कि देश की पुलिस पूरे देश के अंदर पुलिस और राज्यों की पुलिस जो होती है, तो भारत देश में हर एक स्टेट के अंदर पुलिस में एक हेड बनाया जाता है जिसको बोलते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, जो कि पुलिस में हेड होता है पूरे स्टेट से। मतलब भारत देश के हर राज्य में एक डीजीपी होगा, हर यूनियन टेरिटोरी या हर एक स्टेट का एक डीजीपी होगा जो कि पूरे स्टेट या यूनियन टेरिटोरी के पुलिस को संभालेगा। उसी तरीके से यहाँ पर एक आईएएस भी होता है जो कि प्रमोट होके पूरे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है। मतलब पूरे स्टेट का इंचार्ज बन रखा है वो। ठीक है, और ये लोग जो आईएएस वाले लोग होते हैं वो पुलिस वालों से ऊपर होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रख लेना। एक आईएएस यूनिफॉर्म नहीं होती उसकी कोई, घर वाले कपड़े होते हैं, पैंट शर्ट पहन ली, टी शर्ट वगैरह, टी शर्ट पैंट या टी शर्ट टी शर्ट पहन ली, और ये सब। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनका कोई ड्रेस नहीं होता है, फॉर्मल ड्रेस टाइप नहीं है कि भाई पुलिस की तरह, आर्मी और नेवी वालों की तरह कोई यूनिफॉर्म मिल रहा है और वो पहना जाएगा, वो उनके लिए नहीं होता। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो वही मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि एक आईएएस जो है वो एसडीएम से डीएम, और डीएम के बाद डिविजनल कमिश्नर। मतलब डिविजनल मतलब क्या है, दो स्टेट जो राज्य के अलग अलग एरिया हैं उनको डिवीजन में बांट दिया और कह दिया इस डिवीजन का कमिश्नर आप हो, वो एक आईएएस होता है। उसी तरीके से यहाँ पर पूरे स्टेट का भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बन जाता है। मतलब एक पूरे स्टेट को एक डिवीजन कह दिया और उसका कमिश्नर बना दिया एक आईएएस को। और एक सिविल सर्वेंट जो होता है परमानेंट इंडियन ब्यूरोक्रेसी होता है। मतलब कि सरकार का ऑफिशियल बंदा होता है वो। मतलब कह लो कि सरकारी जॉब करने वाला एक ऑफिशियल, एक परमानेंट बंदा है वो, उसको कोई जॉब से तो कभी नहीं हटा सकता। ये भी एक सीन है। कोई भी आईएएस और आईपीएस को कभी भी हटा नहीं सकता है। कोई भी सिविल सर्वेंट को, जैसे सरकार में कोई लोग हैं, गवर्नमेंट के लोग सिविल सर्वेंट को कभी भी हटा नहीं सकते हैं। उसका चाहे तो उसको सस्पेंड वगैरह कभी कर दिया, या फिर उसका प्रमोशन करना हो, या उसको ट्रांसफ़र वगैरह होता है वो करना होता है, बट वो कभी भी उसको हटा नहीं सकते। ये एक इंडिया देश में फिक्स है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो एक्ट हैं, जो रूल्स और आर्टिकल जो भारत देश के लिए बने, उसमें ये फिक्स है कि कोई भी एक इंडिया जो भारत देश का आईएएस है, कोई सा भी सिविल सर्वेंट है, वो परमानेंट होता है, उसकी जॉब परमानेंट होती है, उसको कोई हटा नहीं सकता। दैट इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये भी एक उसका बेनिफिट है। कल को अगर आप एक आईएएस बन जाओ, या एक आईपीएस या आईएफएस या आईएफओएस भारत देश में बन गए, तो आप सोचिए कि आपके लिए वो कितना हैप्पी मोमेंट होगा। क्योंकि आप कल को कभी भी रिटायर भी होंगे, तो रिटायर होने के बाद तो बहुत बेनिफिट होते हैं आईएएस को। लेकिन रिटायर से पहले मैं बात कर लूँ, कल को कोई सरकार का कोई कह दे, स्टेट का सीएम कहने लग जाए, या कोई मिनिस्टर या पीएम, या कोई पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बड़े मिनिस्टर्स या सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ऑफिशियल्स आपको भारत देश में ये कहें कि हम आपको पोस्ट हटा रहे हैं, आपको रिज़ाइन करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। वो हटा ही नहीं सकते। ठीक है, इतना पावर इस पोस्ट में होता है, सिविल सर्विसेज के सारे पोस्ट में। तो ये सब है। अभी हम पोस्ट के बारे में नहीं जानने आए। अभी हम जानते हैं कि यूपीएससी के पेपर से सिलेक्ट हो जाता है इंसान, वो आप जानते ही हैं। मैं आपको हिरार्की बता देता हूँ पोस्ट का। सबसे पहले व्यक्ति आईएएस में सब डिविजनल ऑफिसर बनता है। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट को ना, जिले को ऐसे एरिया वाइज बांट रखा है। मतलब जिले को डिवीजन कह देते हैं लोग। तो सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ बनता है पहले व्यक्ति, फिर एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनता है, फिर जॉइंट कलेक्टर बनता है, फिर चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर सीडीओ बनाते हैं उसको, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि ज़िले का कलेक्टर, और डिप्टी कमिश्नर जैसी चीज़ बनाई जाती है उसको। फिर डिविजनल कमिश्नर बनता है, फिर वो मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बोर्ड का मेंबर बन जाता है वो बाद में। ठीक है, डिविजनल कमिश्नर वो पोस्ट है जिसमें आप एक ऐसे आईएएस हैं जो कि पूरे एंटायर स्टेट में एक अकेले आप ही होंगे उस पोस्ट पर। मतलब आपके पास पूरे स्टेट का पावर होगा उस पोस्ट पे। ठीक है, वो डिविजनल कमिश्नर में आ जाता है। और उसके बाद आप ऑल इंडिया लेवल पर रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर बन जाते हैं। अब आप पूछेंगे इन पोस्ट को थोड़ा
क्लैरिफाई कर दूं तो सबसे पहले आप जूनियर टाइम स्केल पर जानते हैं, मतलब जूनियर लेवल का पोस्ट जो कि 1 साल चलता है। आपको पता हो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो करी थी जो कि एक पूजा खेड़कर एक आईएएस प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं भारत देश में। उसके ऊपर उस ऑफिसर के ऊपर एक वीडियो मैंने करके आपको दिया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था, तो वो महिला जो थी वो प्रोबेशनरी थी। वो मतलब उसका प्रोबेशन पीरियड था उस समय पे, वो उस पीरियड में चल रही थी, मतलब उसका प्रोबेशन पीरियड चल रहा था उस ऑफिसर का। याद हो आप लोगों को वो वीडियो, तो वही है। ठीक है, तो 1 साल इनका प्रोबेशन पीरियड चलता है, मतलब 1 साल ये लोग परमानेंट नहीं होते। इनका मतलब ये होता है, इन पर नज़र रखते हैं लोग, सरकार के लोग या बड़े ऊपर के लोग इन पे, बड़े मिनिस्टर्स या ऊपर के ऑफिसर्स इन पर नज़र रखते हैं कि ये लोग अपने वर्क को सही से कर रहे हैं इस पीरियड में नहीं। और अगर वो सही से करते हैं उसके बाद ही वो प्रमोट होके एक्चुअल पोस्ट पे जाते हैं। तो जूनियर टाइम स्केल में मैं आपको बता दूं 1 साल प्रोबेशन चलता है इधर। और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनाया जाता है इसके अंदर, एक सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। मतलब आप समझिए, शुरुआत में आपको पूरा एक जिला भी नहीं मिलता, एक आईएएस को पूरा जिले का भी पावर नहीं मिलता है। शुरुआत में एक जिले का कुछ डिवीजन, कुछ भाग के अंदर वो एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है। मतलब एक जिले के अंदर काफ़ी हो सकता है कि 3 या 4 एसडीएम होंगे। तो तो मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया एक जिले के अंदर मान लीजिए 5 डिवीज़न बना रखे हैं, तो 5 सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होंगे। तो इस तरीके से आप ये सारे पॉइंट एक बार अच्छे से पढ़िए। मैं सारे एक्सप्लेन करता हूँ आपको इसी वीडियो में। तो ये सारे आप पढ़िए, मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो देखो, आप ये सारे के सारे पढ़ो, मैं इस तरीके से आपको समझा देता हूँ वन बाय वन इसके सारे पॉइंट। तो सबसे पहले जूनियर टाइम स्केल, मतलब शुरू में 1 ईयर का प्रोबेशनर होता है। एक आईएएस जो है वो शुरू में सबसे पहले एक प्रोबेशनरी पोस्ट लेता है 1 साल के लिए, जहाँ पर वो एक एसडीएम होता है। एसडीएम का मतलब होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। मतलब एक ज़िले के अंदर कभी भी हो सकता है कि एक ज़िले को 4 तरीके से डिवाइड किया है, तो 4 एसडीएम है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट या सेक्शन ऑफिसर इन स्टेट सेक्रेटरीट एंट्री और असिस्टेंट डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट पोस्ट हेल्ड आफ्टर क्रैकिंग द एग्जाम। मतलब पेपर निकालते ही आप यूपीएससी का प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ट्रेनिंग सब निकालते ही आप एक एसडीएम बनते हो सबसे पहले, जो कि जिले के अंदर हो सकता है आपके साथ साथ और भी 2 4 एसडीएम हो, ऐसा हो सकता है। फिर उस 1 साल के बाद सीनियर टाइम स्केल में आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, एडीएम, या फिर एडिशनल कलेक्टर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ ए जिला, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मतलब एक ज़िले का आपको बना दिया एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बना दिया, या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडीएम बना दिया गया। ठीक है, अब ये जो सीनियर टाइम स्केल होता है ये 4 साल का होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति एडीएम बनेगा तो एडीएम वो 4 साल के लिए रहेगा। और वो बनाया जाता है राज्य सरकार के अंदर, अंडर सेक्रेटरी के अंदर। मतलब पूरे भारत देश के हर राज्य के अंदर एक अंडर सेक्रेटरी होता है, और उस अंडर सेक्रेटरी के अंदर या फिर जिले के अंदर बनाई जाती है ये पोस्ट। ये 4 साल की होती है, 4 साल आप इस पोस्ट पर रहते हैं। उसके बाद आप बनते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, फिर आप डीएम बनते हैं। मतलब कोई भी अगर व्यक्ति ये सोच रहा है कि वो यूपीएससी पेपर निकाल के सीधा डीएम बनता है, तो ऐसा नहीं होता। पहले वो एक एसडीएम बनता है 1 साल के लिए, उसके बाद एडीएम बनता है 4 साल के लिए, यानी 5 साल के बाद जाके वो डीएम बनता है। समझ रहे हो? यानी कि, और वो जो डीएम वाला पोस्ट है वो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड का होता है। और उसमें आप डीएम बनते हैं, या आप उसको कलेक्टर कह लो, या आप उसको डिप्टी कमिश्नर कह लो उस जिले का, या आप एडिशनल सेक्रेटरी कह लो राज्य सरकार में, या जॉइंट डायरेक्टर या डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कह सकते हो। अब हम कई बार देख रहे हैं, क्या आईएएस को पोस्ट करने के लिए केंद्र सरकार तय करती है,
कि उसकी पोस्टिंग किधर होगी, कौन से ज़िले में होगी और किस पोस्ट पे होगी, या राज्य सरकार तय करती है। जैसे ही ट्रेनिंग पूरा करते हैं ये लोग, उत्तराखंड में जाकर एक एकेडमी है एल एल लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी आई थिंक, तो यहाँ पर जो LBS NAA है उत्तराखंड में, वहाँ जाके इनका ट्रेनिंग के बाद ये लोग अलग अलग ज़िलों में पोस्ट हो जाते हैं। यहाँ पर होता है ऐसा है, या तो केंद्र सरकार पोस्ट कर दे, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट से भी वो लोग राय लेते हैं कि इसकी पोस्टिंग कहाँ करनी है बताओ, वहाँ पोस्टिंग कर दी जाती है। तो इस तरीके से ये चलता है। तो DM, कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर ऑफ ए जिला, ये सब बनाया जाता है इनको, ये 6ठी साल में जाके बनते हैं इस पोस्ट पे। तो इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आती है, यहाँ पर आप देखोगे ये इसमें भी इन लोगों को 6 साल, मतलब अगर आप DM बने, कलेक्टर बने या फिर डिप्टी कमिश्नर बने एक ज़िले के, तो आप 6 साल तक उस पोस्ट पे रहोगे। आप DM या कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर एक ज़िले का, या एडिशनल सेक्रेटरी राज्य सरकार में भी बन सकते हो। समझ रहे हो? या तो मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो सीधा ADM से DM नहीं बने, वो ADM से सीधा पहुंच गए जाके एडिशनल सेक्रेटरी बन गए राज्य सरकार में, या फिर जॉइंट डायरेक्टर बन गए, या डिप्टी सेक्रेटरी बन गए केंद्र सरकार में, ये भी होता है। तो आप सोचिए ना, इतना सारा मिलता है इन लोगों को फ़ायदा। प्रोबेशनरी से सीधा ये लोग 4 साल के लिए ADM बनते हैं, और ये सब बन गए। ये स्टेट गवर्नमेंट में चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट में अंडर सेक्रेटरी के अंदर, चाहे तो ये स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बन सकते हैं। वो 4 साल वहाँ रहते हैं, उसके बाद ये लोग 6 साल के लिए DM बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, या फिर डिप्टी कमिश्नर बनते हैं ज़िले के। अगर ज़िले की पोस्ट नहीं मिली तो स्टेट राज्य सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी का पोस्ट मिल जाता है, और ऐसा भी नहीं हुआ तो जॉइंट डायरेक्टर का भी पोस्ट मिल सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ये भी हो सकता है, या डिप्टी के सेक्रेटरी। ये पोस्ट मजाक नहीं है, बिल्कुल एक सीरियस बात हो रही है। जॉइंट सेक्रेटरी या सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट में सीधा, या तो भारत सरकार में या तो स्टेट गवर्नमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी, ये भी 6 साल का होता है। इसके बाद ही आप नेक्स्ट प्रमोशन लेंगे। तो आप सोचिए 5 साल ये और 6 साल, यहाँ से आपका एक्सपीरियंस टाइम हो गया लगभग 11 साल। अब 11 साल आपने आराम से IAS ऑफिसर का ड्यूटी दिया है अलग अलग पोस्ट पे। अब इसके बाद नेक्स्ट कैन जो व्यक्ति होता है वो डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट भी रह सकता है, चाहे तो कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर भी रह सकता है ज़िले का, या फिर वो स्पेशल सेक्रेटरी भी बन सकता है स्टेट गवर्नमेंट में, या सीधा सीधा सरकार का डायरेक्टर बन सकता है। मतलब डायरेक्टर जैसी पोस्ट उसको भारत सरकार में मिल जाएगी। ये भी 10th ईयर, मतलब कि 10 साल तक ये भी पोस्टिंग रहती है, मतलब 10 साल आप इस पोस्ट पे रहेंगे। यानी कि 11 और 10, 21 साल आपकी सर्विस के हो गए, और 21 साल सर्विस के बाद आप एक DM से प्रमोट होकर डिविजनल कमिश्नर बनते हैं पूरे राज्य के। एक डिवीज़न में बन सकते हो या पूरे स्टेट के बन सकते हो एक डिविजनल कमिश्नर, या फिर आप सेक्रेटरी बन सकते हो स्टेट गवर्नमेंट में, या जॉइंट सेक्रेटरी पूरे देश की सरकार में बन सकते हो। तो ये भी होता है। तो 21 साल यहाँ आपने निकाले, 21 साल के बाद आप यहाँ पर, उसके बाद आपको फिर उसके बाद यहाँ पर 17th ईयर, 17वीं साल में आप इधर होते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर आप यहाँ होते हैं, और उसके बाद आप फर्स्ट ईयर प्रोबेशनरी के बाद आप इस पोस्ट पे आते हैं SDM और इन सारी पोस्ट पर। मतलब पहली साल आपकी प्रोबेशनरी, फिर आप SDM वगैरह जैसी पोस्ट पर रहेंगे, और उसके बाद आप लगभग 4th ईयर, अपनी चौथी ईयर में ADM बनेंगे। 4th ईयर में आप ADM बनते हैं, और अपनी उसके 2 साल के बाद आप 6th ईयर में DM बनेंगे, और उसके 4 साल बाद यानी कि अपनी 10वीं ईयर में आप सीधा स्पेशल सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट में या डायरेक्टर भारत सरकार में बनेंगे। उसके बाद फिर 7 साल का आपका एक्सपीरियंस रहेगा, तो 17वीं साल में आप सीधा प्रमोट होके स्टेट गवर्नमेंट में सेक्रेटरी बन जाओगे। और उसके बाद अपनी 24वीं साल में 24th ईयर में आप सीधा सुपर टाइम स्केल में पहुंचते हैं, जहाँ पे प्रिंसिपल, मतलब 24 साल अगर आप सर्विस दे दोगे, उसके बाद आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन जाओगे राज्य सरकार में, और एडिशनल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अपनी 31वीं साल अपने वर्क की, उसमें आप चीफ सेक्रेटरी बनते हो स्टेट के, या सेक्रेटरी सीधा भारत सरकार में। और उसके बाद अपनी 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 एक्सपीरियंस की 35वीं साल में, ठीक है, यहाँ पर आप चीफ सेक्रेटरी बन गए पूरे राज्य के। सोचिए अगर आपको कल को मध्य प्रदेश का या राजस्थान या गुजरात का चीफ सेक्रेटरी पूरे राज्य का बना दें, या सेक्रेटरी पूरे सरकार भारत का बना दें, तो वो आप अपनी सर्विस की
30-31 साल सर्विस देने के बाद बन जाओगे। मान के चलते हैं आप नौजवान आईएएस बन गए। आप अगर 20-21 साल की उम्र में, मतलब 21 साल तो उसमें एलिजिबिलिटी ही है, 22 या 23 साल की उम्र में आपने एग्ज़ाम निकाल के आईएएस बन गए, तो आप उसमें 30 साल भी जोड़ लो, तो 30 साल के बाद आप सीधा उसके बाद बनते हैं चीफ सेक्रेटरी पूरे स्टेट में, कोई सा भी स्टेट हो सकता है भारत देश का। और उसके बाद आप अपनी जॉब का एक्सपीरियंस का 35 साल करने के बाद सीधा भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हो। कैबिनेट सेक्रेटरी होता है दोस्तों, मान के चलते हैं भारत देश के प्राइम मिनिस्टर को कोई मदद चाहिए, किसी चीज़ पर सलाह चाहिए, उसको कुछ बात ऐसी चाहिए, वो पूछ रहा है कि मैं इस चीज़ पर डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो चीफ जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो राइट हैंड होता है प्राइम मिनिस्टर का, मतलब उससे ही वो सलाह लेगा। हाँ, मानना ना मानना पीएम के ऊपर होगा, बट उस बंदे से ही, जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, उससे ही पूछा जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरीके का ये सारा सीन है। नेक्स्ट अगर आप मेरे से ये पूछते हो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये कैसे पोस्टिंग होती है इनकी, स्टेट लेवल पर कैसे पोस्टिंग होती है, सेंट्रल सेक्रेटरीट लेवल पर कैसे पोस्टिंग होती है, बता दे रहा हूँ। मतलब अगर अगर आपको केंद्र सरकार बना रही है, 1 बाय 1 पोस्ट दे रही है, तो सबसे पहले असिस्टेंट सेक्रेटरी बनाएगी, फिर अंडर सेक्रेटरी बनाएगी, और फिर डिप्टी सेक्रेटरी बनाएगी, फिर डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी बनाएगी। अगर राज्य सरकार आपकी पोस्टिंग कर रही है तो आपको अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी कम डायरेक्टर और सेक्रेटरी कम कमिश्नर बनाएगी। अगर जिले लेवल पर आपकी पोस्टिंग होती जा रही है तो आप पहले एसडीएम, फिर उसके बाद एडीएम, फिर डीएम, फिर डीएम, मतलब डीएम बड़ा लंबा पीरियड रहता है, मतलब आप अपनी लाइफ के उस पीरियड में डीएम वाले पोस्ट पर ज़्यादा रहते हैं। फिर डिविजनल कमिश्नर जैसी पोस्टिंगें बनती रहती हैं। ये जो मैं आपको डिविजनल बोल रहा हूँ और ये सब जो बोल रहा हूँ ना, डिविजनल या स्टेट लेवल, मतलब हो जाता है पूरे राज्य को ये डिवीज़न बोल रहे हैं। जो राज्य 1-1 लाख किलोमीटर, 2-2 लाख किलोमीटर जितने बड़े होते हैं, उनको ये लोग शॉर्ट टर्म में डिवीज़न बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अगर सैलरी की बात करूं तो शुरुआत में ही आपको 60,000 से शुरू होती है आपकी सैलरी एक आईएएस की, और बढ़ते बढ़ते उसको मिलती है 2,50,000 तक की भी सैलरी मिलती है। अब हम बता दें आप लोगों को, कल को आप जब कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाते हो भारत देश के, वो एक आईएएस रैंक में गया है, और जब आप रिटायर हो जाओगे ना, तो आईएएस लोगों को ही मिनिस्ट्रियाँ दी जाती हैं। भारत देश में बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ और बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी का जिनको हेड बनाया जाता है, वो सारे रिटायर्ड आईएएस होते हैं। जैसे मैं बात कर लूँ दोस्तों, भारत में आईआईटी जेई और नीट जैसे पेपर कराने के लिए एनटीए को आप जानते होंगे। तो एनटीए का जो डायरेक्टर जिसको बनाया गया है या बनाया जाता है, वो एक रिटायर्ड आईएएस ही है, ठीक है। इसी तरीके से भारत देश के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब पूरे देश में इलेक्शन कराने के लिए जो कमीशन का हेड है, इलेक्शन कमिश्नर जो है, वो भी एक आईएएस को ही अधिकतर बनाया जाता है। मतलब रिटायर्ड आईएएस को बहुत एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि रिटायर्ड आईएएस ही हर ज़िले को, हर राज्य की हर एक जगह को अच्छे से जानता है। इसीलिए उसको देश की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों का हेड बनाया जाता है, मिनिस्ट्रियाँ उसके हाथ में दी जाती हैं, समझ रहे हो। तो यही था। तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट है इसको आप यूज़ कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों के लिए। सिविल लॉ, सिविल से जुड़े लॉ आए, प्रोटेस्ट और रियॉट्स कहाँ कहाँ हुए, क्रिमिनल लॉ और सारे लीगल प्रोसेस को जानने के लिए इस वेबसाइट को यूज़ करें, मैं आपको प्रेफर करता हूँ। बायजूस की तरफ से भी मैं आपको यही सब बता रहा था। तो मैंने वैसा ही कहा कि आईपीएस और आईएफएस का मैं डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, वीडियो बड़ा हो जाता है इस वजह से। तो आईएएस का हम डिस्कस करेंगे। तो आईएएस में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इंसान बनेगा जूनियर स्केल ऑफिसर, उसके बाद अंडर सेक्रेटरी, डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी, और इसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी की रैंक उसकी टॉप जाती है। जूनियर स्केल में आपने समझ ली कौन सी पोस्ट है, सीनियर स्केल के ऑफिसर की पोस्ट समझ ली, सुपर टाइम स्केल और अबव टाइम स्केल, और इसके बाद ऊपर की पोस्ट आपने समझ ली, ठीक है। तो इस तरीके की पोस्ट है, मतलब चाहे या तो आप पॉलिटिशियन बन के भी पावर ले सकते हैं देश में, नहीं तो दूसरा रास्ता है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएफओएस जैसी पोस्टें, जिससे आप देश की बड़ी बड़ी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि आप आज भी भारत देश में इस चीज़ को देख रहे होंगे।
अगर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की बात करूं तो ये भी एक ऐसा ही सर्विस है जो कि छोटा पोस्ट नहीं होता, बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स हैं ये भी पूरे देश के। अब इसके अंदर अगर आप मेरे से पूछो तो सबसे पहले इसके अंदर भी आप देख लो, सबसे पहले यहाँ पर इसके अंदर पहले आप प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हैं। हर गवर्नमेंट जॉब में भारत देश में इंसान को पहले प्रोबेशन पे रखा जाता है। प्रोबेशन मतलब उस पर नज़र रखी जाती है कि भाई ये सही से उस पोस्ट का काम कर रहा है नहीं कर रहा, और 6 महीने साल भर या कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद फिर उसको पोस्ट मिलना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, डेप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स, मतलब जितने भी जंगल हैं उसके लिए, ठीक है। चीफ, क्योंकि भाई जंगल से भी अटैक होते हैं ना, देश की डिफेंस करना ये सब बचाने के लिए, तो उस चक्कर में इस तरीके के ऑफिसर बनाए गए हैं। तो चीफ और भी इसके आगे हैं, एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स, ये एक पोस्ट है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स भी है, मतलब पूरे देश का डायरेक्टर जनरल, पूरे जंगलों का डायरेक्टर जनरल है एक पोस्ट, पूरे देश भारत का, इस तरीके का पोस्ट भी है। बाकी आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो। अब नेक्स्ट इसमें एक आईपीएस का भी है, आईपीएस वाला फिर कभी बताएंगे। अगर आप बाहर से सुनना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। आईपीएस इंसान बनते ही सबसे पहले एएसपी बनता है, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, और 4 साल का सर्विस देने के बाद वो बन जाता है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड पर चला जाता है। आफ्टर 9 साल का काम सर्विस करने के बाद सिलेक्शन ग्रेड पर पहुंचता है वो, और 13 साल सर्विस देने के बाद वो डीआईजी बनता है। और उसके बाद एसीपी बनता है, और 14 साल सर्विस देने के बाद वो आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, 18 साल के बाद एडीजी बनता है यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और 25 साल अपना काम करके पुलिस वाली पोस्ट पर वो सीधा बनता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि डीजीपी। और डीजीपी वो पोस्ट है जिसमें पूरे राज्यों की पुलिस उस अकेले को संभालनी होती है पूरे देश में। आप इमेजिन कर सकते हो, अगर मैं सपोज बोलूँ कि भारत देश के उत्तर प्रदेश के डीजीपी, तो एक ही बंदा होगा पूरे उत्तर प्रदेश का डीजीपी, और उस अकेले को पूरे स्टेट की पुलिस संभालनी है। सोच सकते हो वो स्टेट कितना किलोमीटर बड़ा है, लगभग लाखों में है, 2-3 लाख किलोमीटर जितना बड़ा है, और वो अकेला पुलिस फोर्स संभाल रहा होगा, तो वो कैसे संभाल रहा होगा। 30 साल एक्सपीरियंस उसने पुलिस का लिया, उसके बाद जाके वो उस पोस्ट पे पहुंचता है, समझ रहे हो। तो ये सारा था आपका आईपीएस और आईएएस और आईएफएस के पोस्ट के बारे में, कि कैसे इंसान एक आईपीएस बनने के बाद कौन कौन सी पोस्ट से पहुंचते हुए आगे तक क्या क्या बनता है। तो ये मैंने आईपीएस का भी बता दिया, आईएफएस का भी बता दिया, और आईएएस का भी बता दिया। मेन मोटिव आईएएस का डिस्कस करना था, बाकी हमने और भी ले लिए इस वीडियो में। और आप चाहो तो इस टेबल से भी समझ सकते हो वही सारा सीन जो मैंने आपको बताया। सैलरी इन सबकी सेम ही होती है, चाहे पुलिस में चले जाओ, कलेक्टर बन जाओ, या फॉरेस्ट सर्विस में जाओ, सबको बराबर का ही सैलरी देते हैं पोस्टिंग करते करते, क्योंकि ये सारे ग्रुप ए के पोस्ट हैं। इन सबके पास वो पावर होती है कि इनके साइन और स्टैंप चलते हैं। ये गैजेटेड पोस्टें होती हैं, नॉन गैजेटेड नहीं होती। तो बाईजूस का ये आर्टिकल डिस्कस हो गया है। इलाइट आईएएस वेबसाइट ने भी इसके ऊपर डिटेल्स दी हैं, आप चाहो तो यहाँ से ऑनलाइन कोचिंग से ऐप, यहाँ से कोर्स वगैरह ले सकते हो। अदरवाइज़ फ्री में हमारे चैनल पर तैयारी चलती ही है हर पेपर की, तो आप उसको पे भी सब्सक्राइब कर कर प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप देखो, तो ये सारी है। तो मैंने आईएएस में दोबारा बताया था। तो अब हम मैच भी कर रहे हैं वेबसाइट से, तो वेबसाइट से मैच कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। एसडीएम, सबसे पहले एसडीओ, एसडीएम और सीडीओ, और इसके बाद डीएम, डीसी, और रेवेन्यू विभाग का रेवेन्यू बोर्ड का मेंबर बना रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये पोस्टें बहुत बड़ी हैं, बहुत पावरफुल पोस्टें होती हैं। अब इसी को इन्होंने यहाँ पर भी बता दिया क्लियर क्लियर करके, वही तरीका इन लोगों ने भी लगाया है और बहुत सही से बताया है सब कुछ। अब ये सब हो जाने के बाद अब सबसे बड़ी पोस्ट आईएएस की होती है, कैबिनेट सेक्रेटरी बनेगा पूरे देश में, या फिर चीफ सेक्रेटरी बनेगा तो वो स्टेट लेवल का बनता है। कैबिनेट जब वर्ड आ जाता है ना, तो कैबिनेट मतलब पूरे देश का वर्ड आता है, और चीफ सेक्रेटरी मतलब यानी कि स्टेट लेवल का वो पोस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब कोई पूछेगा कि क्यों एक आईएएस पोस्ट डिसाइड करती है बाई स्टेट,
आईएएस पोस्ट डिसाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि आईएएस को किधर पोस्ट करना है, किधर पोस्टिंग करनी है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट क्यों तय कर रही है? तो ऐसा नहीं होता। केंद्र सरकार, भारत की सरकार ही तय कर रही है कि किस आईएएस को किधर पोस्ट करना है। हालांकि वो राज्य सरकार से डिस्कस करती है कि इसका पोस्ट किधर करें, किधर पोस्टिंग करें। मैं अगर बात करूं दोस्तों तो डॉप्ट की बात कर लेता हूं, जो वो विभाग है जो कि पर्सोनल और ट्रेनिंग का है, डॉप्ट का, वो लोग और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर तय करते हैं कि एक आईएएस को किधर पोस्ट करना है। ठीक है। कई बार आप देखते हो राज्य राज्य स्टेट का कोई सीएम है, उसने कह दिया कि चार इन आईएएस को मैं इधर पोस्ट कर रहा हूँ, इधर से इधर ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ। तो एक सीएम कैसे कर रहा है? ये तो केंद्र सरकार के पास पावर होता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार के साथ मिलकर तय करती है देश में। तो इस तरीके से चलता है। ठीक है। तो वही चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर कि पहले पूरा पूरा राइट एक भारत सरकार के पास ही है कि आईएएस को कहाँ पोस्ट करना है। हालांकि वो राज्य सरकार के साथ मिलकर तय कर सकती है, डिस्कस कर सकती है और उसके हिसाब से भी पोस्टिंग कर सकती है। वही लिखा है, पोस्टिंग इनकी होती है केंद्र सरकार द्वारा। लेकिन ये लोग कुछ फैक्टर को लेके डिस्कस कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के साथ और फिर उसके बाद उसकी पोस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन कभी भी किसी की पोस्टिंग उसी जहाँ वो व्यक्ति रहता था उसी के होम स्टेट में नहीं होती है। मतलब मान के चलो कि आप यहीं इसी राज्य के रहने वाले हो और इसी ज़िले के रहने वाले हो, तो आपको उसी ज़िले में पोस्ट कर दें, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये नहीं कर दे, क्योंकि आपका घर भी वहीं है और आपकी पोस्टिंग भी वहीं कर दी, तो आपका ध्यान घर में होगा, आप एरिया में नहीं ध्यान दोगे। ये सरकार का मानना है, शायद ये लोग इस तरीके से सोच रहे होंगे। तो इनके हिसाब से ये है कि आप अगर जिस ज़िले में या जिस राज्य में रह रहे हो तो आपको उधर पोस्टिंग हम नहीं देंगे। बहुत कम लोगों को मिलता है, मिल भी जाता है बहुत से लोगों को, लेकिन रेयर चांस होते हैं। अब एक चीज़ ये है कि कैसे एक आईएएस का कैडर अलॉट होता है, तो मैंने आपको बताया यूपीएससी सबसे यूपीएससी आपसे एक फॉर्म भरवाता है। ट्रेनिंग के बाद वो बोलता है कि कैंडिडेट अपनी प्रेफरेंस बताए कि उसको किस ज़िले में पोस्टिंग चाहिए, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी रैंक अच्छी है कि नहीं, उसके नंबर अच्छे होंगे और उसकी मर्जी वाली उसको कैडर मिल सकता होगा, चांस होंगे, तो हम उसको वहाँ पोस्ट कर देंगे। ये चीज़ भी इसमें तय है। तो मैंने सारा डिस्कस कर दिया इस वीडियो के अंदर। किसी का कोई पॉइंट हो तो वो मुझे बताए कमेंट में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। मैं आपसे मिलूँगा जल्द ही। तब तक के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।